अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, जहां पर हल्फ लेने से रोका गया है कौमी असम्बली के स्पीकर को, इसके ऊपर काफ़ी बात भी हो रही है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने कल इसके ऊपर दोबारा समाअत करनी है, यानी कि जुमेरात के रोज़ दोबारा इसकी 12 बजे समाअत होनी है केस की। एक डिफरेंस जो आया है वो ये कि बड़ा बेंच बनवा लिया गया है और ये खुद जो 2 रुकनी बेंच था उसकी तरफ से ये कहा गया था कि एक लार्जर बेंच बने, जो कि बना दिया गया है। और अब कल 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। इसकी तफसील मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब की आज तहलका खेज धमाका खेज किस्म की गुफ्तगू अडयाला जेल में और अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत थी, जिस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की, कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स की हैं, कुछ अहम ऐलानात और कुछ अहम जवाबात और पैगामात। ये सब कुछ आज इस वीलॉग में खबर तो आपको मिल चुकी होगी, लेकिन इसका एक डिफरेंट एंगल और एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे, पिलडैट की रिपोर्ट भी आ गई है। ये एक और जिसको कहते हैं ना कि कील ठोक दिया गया है ताबूत में, वो वाली सूरत हाल है। आज सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में एक बड़ी गवाही दी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 के ऊपर जो एक तमाशा कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बर्पा किया गया था, उसके ऊपर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे जनाब, आपको बताएंगे कि कैबिनेट भी फाइनल हो गई और हल्फ भी उठा लिया गया। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने आज पहले खबर यानी इस केस की समाअत की थी, जो अक़लियती नशस्तों के हवाले से थी या ख़वातीन की नशस्तों के हवाले से, यानी मखसूस नशस्तों के हवाले से। और रोक दिया गया था स्पीकर को कि वो हल्फ ना लें। और दूसरा ये रिक्वेस्ट की गई थी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए इस मामले की समाअत के लिए, जो कि अब बना दिया गया है। तो इस तरह से अब जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, जो कि पहले भी इस बेंच का हिस्सा थे, वो लीड करेंगे इस बेंच को। और उनके साथ साथ जस्टिस एजाज अनवर साहब, जस्टिस शकील अहमद साहब, जस्टिस अतीक शाह साहब और जस्टिस अरशद अली साहब भी बेंच में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह ये 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। आज 2 मामलात के ऊपर तनकीद की जा रही थी उन लोगों की तरफ से जिनके पेट में बहुत दर्द है कि कहीं ये नशस्तें मखसूस पीटीआई को अगर मिल गई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वगैरह से ले ली गई, तो फिर 2/3 मेजॉरिटी का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाएगा। तो उनकी तरफ से आज काफ़ी बिला वजह की तनकीद शुरू हो चुकी थी। एक तो उनका एतराज़ ये था कि जनाब स्पीकर को आप हलफ लेने से नहीं रोक सकते, ये तो असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत के बराबर है और ये कोर्ट्स का दायरा इख्तियार नहीं है। तो इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जिस दिन डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने एक रूलिंग दी थी अदम एतमाद के मौके के ऊपर और कहा था कि आर्टिकल 5 के तहत वो रद्द कर रहे हैं ये तहरीक अदम एतमाद, तो उस वक्त हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सू मोटो लिया गया था। तो वो फिर क्या था? क्या वो जो कौमी असम्बली की कार्रवाई थी उसमें मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं था? तब तो ये सब लोग बगले बजा रहे थे कि जी बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने उस वक्त चूंकि गैर आइनी कदम उठाया, तो इस वजह से जनाब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आधी रात को अदालत लगा ली और उसके बाद डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको कलअदम भी करार दिया। तो आज यही लोग कैसे इस बात की मुखालफत कर सकते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो इनको नहीं रोक सकती हलफ लेने से? तो देखिए, उसूल तो फिर एक ही आपको रखना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि जो आपको उसूल सूट करे तब वो उसूल ठीक है और अगर आपको सूट ना करे तो फिर वो उसूल गलत है। दूसरा जो एतराज़ उठाया जा रहा है वो ये कि जी पेशावर हाई कोर्ट कौमी असम्बली या दीगर सूबों की जो असम्बलीज़ हैं उसके हवाले से कैसे फ़ैसला कर सकती है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसा हो चुका है कि एक कोर्ट का फ़ैसला बाकी जगहों पर भी लागू होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन जगहों पर मौजूद नहीं है, वो एक ज़ाहिर है पेशावर हाई कोर्ट भी उसकी उसमें आता है, दस्तरस में आता है, दायरा इख्तियार में आता है। तो ये नहीं है कि आप उसको एक सूबे तक महदूद कर रहे हैं, तो इसलिए ये इस तरह का मामला तो नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर पहले भी बात हुई थी जब बल्ले के निशान का मामला आया था, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खैर उस वक्त मामला ही उल्टा दिया था। तो ये दोनों चीज़ें लेके इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है कि अपील के वक्त ज़रूर जा सकता है अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो बहरहाल जी ये एक जो मामला है अब 12 बजे इसकी समाअत है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत वक्त लगेगा, मेरा अंदाज़ा है कि एक आध दिन या 1-2 दिनों में ही ये मामला निमट जाएगा। केस काफ़ी स्ट्रांग है पीटीआई के लिए और उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं।
बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब की। खान साहब ने आज बड़ी दबंग किस्म की ज़बरदस्त गुफ्तगू की है डयाला जेल में, और उनकी तरफ से पहले तो जो 2 अहम नामज़दगियाँ हुई हैं वो आप सिर्फ देखें और एंजॉय करें। एक तो उन्होंने उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पर नामज़द कर दिया कौमी असम्बली में। तो मैंने भी जब आपको अपोजिशन लीडर से मुतालिक मुख्तलिफ नामों के ऊपर राय दी थी, तो मेरा ख्याल था कि शानदाना गुलजार साहिबा और उमर अयूब साहब दोनों ही बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं। तो उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब ने जो है प्रेफरेंस दी है, उन्होंने उनको एक अपोजिशन लीडर नामज़द किया, जो कि मेरा ख्याल है एक बेहतर अच्छी चॉइस है। उसके साथ साथ जनाब जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज की नॉमिनेशन है वो है जनाब पब्लिक चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा और बड़ा अहम ओहदा होता है, और इसके लिए उन्होंने आप सबके फेवरेट शेर अफजल मरवत साहब को नामज़द कर दिया है। तो हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि शेर अफजल मरवत साहब वो शख्सियत हैं जिनसे हुकूमत की खूब जान जाती है, और वो राज़ी नहीं है उनको देख कर, क्योंकि वो आपको पता है सीधी सीधी ठोक बजाकर बात करते हैं, अच्छी खासी इंसल्ट कर देते हैं। तो उनको अपने आसपास पाके तो हुकूमत वाले वैसे ही खुश नहीं होते। मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद उनको कौमी असम्बली में बहुत ज़्यादा माइक भी नहीं दिया जाएगा, उनको तकरीर भी नहीं करने दी जाया करेगी आगे। लेकिन खान साहब ने भी फिर नहले पे दहला देना होता है, आपको पता है, तो उन्होंने उनको उठा के सीधा सीधा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए नामज़द कर दिया है। तो अब तो बेचारे हुकूमत वाले जाएं तो जाएं कहाँ, उनको हर वक्त हर मीटिंग में उन्हें भुगतना पड़ेगा शेर अफजल मरवत साहब को, और फिर शेर अफजल मरवत साहब के पास काफ़ी पावर्स होंगी एज ए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, और वो मुख्तलिफ जो वज़रा है उनको अच्छा खासा लाइन हाजिर भी कर सकते हैं, ठीक ठाक उनकी क्लास भी ले सकते हैं। तो अब आप सोचें कि हुकूमत के साथ होगा क्या, यानी ये जो बात की गई थी ना कि हम आपको हुकूमत नहीं आराम से करने देंगे, ये आप भूल जाएं। तो वो हर एक नामजदगी और हर एक मौके के ऊपर आपको इसका जो एक मजहर है वो नज़र आ रहा है कि किस तरह नाकों चने चबवाने पड़ेंगे हुकूमत के। एक तो पहले ही उनका मॉरली वो जाहिर, उन्हें पता है कि वो हारे हुए हैं और बिला वजह ज़बरदस्ती घुस बैठिए बनकर जीत कर और अपनी तरफ से हुकूमत बना के बैठ गए हैं। तो एक तो वो मॉरली बेचारे बड़ी वीक ग्राउंड्स पर हैं, और दूसरा जो है वो आगे से उनको जब मिल जाते हैं शेर अफजल मरवत या उमर अयूब खान साहब या बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अब तो बड़ी फॉर्म पकड़ ली है, उसके साथ फिर बाकी भी जो जिस तरह की तकारीर हो रही हैं, जो एहतजाज का सिलसिला है, तो वो तो बेचारे परेशान हैं कि हुकूमत ऐसी जलालत और रुसवाई के साथ उन्हें मिली है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि किधर मुंह छुपाएं। तो ऐसे में शेर अफजल मरवत साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, तो अब इन्हें और स्वाद आने वाला है। तो अभी आप देखें और इन्जॉय करें कि खान साहब जो है इनके साथ कर क्या रहे हैं जेल में बैठ के। अच्छा जी, इसके अलावा जी खान साहब ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये तय कर लिया गया है कि एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी, तहरीक होगी ये मैंडेट बहाली की तहरीक, और अब चूंकि उनके पास एक बाकायदा प्लेटफॉर्म, एक अड्डा मौजूद है और उसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, तो अब उनको जाहिर है, पहले तो हमने देखा कि बेचारे काफ़ी अरसे से कोई जलसा जुलूस कर ही नहीं पा रहे थे, और ये तकरीबन उस वक्त से ही सिलसिला था जब लॉन्ग मार्च ही लास्ट मेरा ख्याल किया था खान साहब के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद कोई प्रॉपर जलसा उस तरह से फिर हो नहीं पाया था। नहीं, एक हुआ था जो पिंडी में हुआ था, ठीक है, नवंबर के वक्त जब आर्मी चीफ की तैनाती भी थी, हाँ, तो वो एक ज़रूर गैदरिंग थी। उसके अलावा फिर ऑनवर्ड्स कोई जलसा जुलूस उसके बाद से अभी तक पीटीआई नहीं कर पाई थी, और कैंपेन भी आपको पता है जिस तरह की हुई। तो अब ये मैंडेट बहाली की जो तहरीक है, इसका आगाज़ बाकायदा एक जलसे से होगा, और ये जलसा होगा पेशावर में। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, और वहाँ उनका पॉपुलैरिटी लेवल क्या है वो आप सब देख चुके हैं इलेक्शंस में, और गढ़ है उनका, वहाँ पे अब कोई रोक टोक भी नहीं होगी उनको इकट्ठा होने में। तो वहाँ से एक भरपूर किस्म का मैसेज देना मकसूद है, और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बहुत ग्रैंड किस्म का जलसा होने जा रहा है। और फिर वहाँ से ये तहरीक एक मोमेंटम पकड़ेगी, और फिर ऑनवर्ड्स ये फिर फैलेगी, क्योंकि ज़रूरी ये है कि ये बाकी शहरों में जो है इसका मोमेंटम अगर उस लेवल का नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। वजह ये है कि वैसे तो पेशावर में भी कुछ सीटों के ऊपर बड़ी धांधली हुई है, लेकिन जो लेवल पंजाब में और सिंध में, ख़ासतौर पर सिंध के कराची में और फिर बलूचिस्तान में वहाँ हुआ है, तो वो जहाँ पे एग्जैक्टली वकूआ हुआ है वहाँ पर एहतजाज का बड़ा होना या मौसर होना वो मानी रखेगा ज़्यादा। लेकिन बहरहाल टू स्टार्ट विद पेशावर से ये एक बड़ा जलसा जो है वो लीड किया जाएगा, और फिर ऑनवर्ड्स ये आगे एहतजाज फैलेगा। वैसे तो ये जो संडे का दिन है उस दिन पूरे ही मुल्क में एहतजाज की कॉल है,
लेकिन उसका जो ग्रैंड एक आप कह लें कि पावर शो है वो पेशावर में होगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये संडे क्या मंजर होगा कि जब बाकी मुल्क में भी मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे होंगे और फिर पेशावर में एक बड़ा जलसा होगा, तो इस पूरी जो हुकूमत है इसके ऊपर किस किस्म का खौफ तारी होगा, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। दूसरा जनाब, एक और जो इस यानी धांधली के हवाले से खान साहब ने बात की है, ये उन्होंने एक दोबारा से 4 हलकों की बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप पूरा नहीं भी खोलना चाहते तो सिर्फ आप 4 हलके खोल लें और आपको पता चल जाएगा कि मुल्क में किस किस्म की धांधली हुई है। और ये 4 हलके इस दफ़ा खान साहब ने कौन से बताएं? एक तो उनका कहना है कि पेशावर में जो नूर आलम खान साहब का हलका है उसको आप खोल लें, सिर्फ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा, लाहौर से जो नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद हलका है वो आप खोल लें। तीसरा, आप जो हलका है वो खोल लें जनाब सलमान अकरम राजा वाला लाहौर का हलका, जो ओन चौधरी के मद्दे मुकाबिल मेरा वाला हलका। और चौथा उन्होंने कहा है कि आप इस्लामाबाद के जो 3 हलके थे उनमें से कोई भी एक खोल लें। तो ये 4 हलके आप खोल लें, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या इलेक्शन के नाम पर इन्होंने किया है। तो खान साहब का ये फिर से 4 हलकों का मुतालबा सामने आ गया और इन 4 हलकों ने पहले भी बड़ी नाक रगड़वाई थी और फिर एक जुडिशल कमीशन लेकर ही उठे थे धरने से खान साहब। तो क्या इस दफ़ा भी वो कामयाब होंगे? एक दफ़ा फिर से 4 हलकों से ये तहरीक शुरू होगी और फिर वो कितनी देर चलेगी? कब तक कोई कमीशन बनेगा या मामला सेटल होगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर, किस तरीके से होगा? ये एक अब बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होगा, क्योंकि इस दफ़ा मामला सिर्फ 4 हलकों का नहीं है। ये सिर्फ टेस्ट केस के लिए उन्होंने 4 हलके कहे हैं। बात इससे बहुत बड़ी हुई है। मैं अभी आज काशिफ अब्बासी साहब का शो देख रही थी जिसमें आदिल शाहजेब साहब, जो कि खुद पीटीआई के नाक़िदीन में से हैं, उन्होंने इवन ये गवाही दी है कि पेशावर में 3-4 हलकों का उन्हें पता है कि जहाँ पे बड़े पैमाने पर धांधली हुई, जिसकी वो गवाही खुद दे सकते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि उस शो में, और उन्होंने कहा कि इनको भी हरवाया गया बाकायदा। और फिर उसी दौरान काशिफ अब्बासी साहब ये बताते हैं कि उनको एक ब्यूरोक्रेट ने, किसी और ने नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, ब्यूरोक्रेट ने उन्हें बताया है काशिफ अब्बासी साहब को कि पूरे का पूरा जो नॉर्थ पंजाब था यानी जनूबी पंजाब पूरा पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया और इवन सेंट्रल पंजाब में भी 44 में से 40 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। अब आप अंदाजा लगा लें, 44 में से 40 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की जीती है और जनूबी पंजाब तो थ्रू आउट क्लीन स्वीप है। ये उन्हें ब्यूरोक्रेट ने बताया है। तो यहां पर आप अंदाजा लगाएं कि ये जो आप सूरत हाल देख लें कि किस तरह से फिर कितने मैसिव किस्म के रिजल्ट में चेंजेस हुए। बिल्कुल ही मतलब आपने क्लीन स्वीप को उठा के हार में बदल दिया। और उसमें उन्होंने बताया इवन के सियालकोट के 5 में से 4 हलके पीटीआई जीती है और इसी तरह से लाहौर का अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो 12 सीटें हैं 14 में से वो पीटीआई जीती है। तो अगर आप एन की बात करें तो 2 सीटें फिर ये इसका मतलब लाहौर की कोई जीते हैं और 1 सीट जो है कोई सियालकोट की ये जीते हैं और 1 आधी शायद कहीं और जीते हैं। ये है इनकी टोटल कमाई। और इनके आप पूरे असम्बली के मेंबर्स देख लें और अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब में इन्होंने किस तरह से झुरलू फेरा है। तो ये अब एक और गवाही आ गई है। पिलडैट की आप रिपोर्ट देख लें, वो भी यही कहानी सुना रही। पिलडैट हालांकि जो ये उनका है अहमद बिलाल महबूब साहब का, और आपको पता है कि वो कोई इतने प्रो पीटीआई नहीं है, लेकिन इवन वो तक आप फैफिन की रिपोर्ट देख लें, आप पत्तन की रिपोर्ट देख लें, आप पिलडैट की रिपोर्ट देख लें, जितने ये माहिर इदारे थे, फैफिन के अलावा तो ये दोनों वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत अनबाइस्ड थे या जैसे भी, लेकिन बहरहाल जो भी ये इदारे थे, इन तीनों की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जो इलेक्शन था इसमें मैसिव रिगिंग हुई है। पिलडैट की रिपोर्ट में कहा गया कि ये एक आम रूटीन से ज़्यादा जो हम बेज़ाब्तगियाँ देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये रिगिंग थी। ये खुद पिलडैट की रिपोर्ट है। और सरवर बारी साहब जो कि फैफिन को देखते हैं, फैफिन के मामलात, उन्होंने बाकायदा ये ट्वीट किया हुआ है कि जो उस वक्त हमने जब इलेक्शन हुआ और जो हमने सैम्पल के तौर पर मुख्तलिफ फॉर्म 45 रिसीव किए थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, तो आज जो हमने उनका देखा है हिसाब किताब, जो फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं तो वो एक और ही कोई फॉर्म 45 है और बड़े पैमाने पर उसमें बाकायदा ओवर राइटिंग हुई भी नज़र आ रही है। तो अब तो यानी ये कोई ऐसा सीक्रेट ही नहीं रह गया कि जिसको कुछ प्रूव करने की भी इवन ज़रूरत है। एवरीथिंग इज सो ओपन एंड क्लियर, हर एक को पता है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो अब ये सारी सिचुएशन के बाद भी अगर कोई ये राग अलापे कि जनाब चुप करके बैठ जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो फिर उस पर बंदा उसकी अकल के ऊपर मातम ही कर सकता है। उसके अलावा और क्या कह सकते हैं? इसको सिर्फ मुनाफकत ही कहा जा सकता है, इसके अलावा से क्या कहा जा सकता है? ये सिर्फ इंसाफ का कत्ल ही हो सकता है, इसके अलावा ये क्या हो सकता है?
ये सिर्फ अवाम के मैंडेट के साथ गद्दारी हो सकता है, इसके अलावा ये और क्या हो सकता है? तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी सब ठीक हो गया लिहाजा अब आगे बढ़ जाएं। और आज इमरान खान साहब ने जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने यही बात की कि जनाब हम इसलिए बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगे, हल्के ये जो धांधली के ऊपर एहतजाज है ये हमारा आगे बढ़ेगा और बड़ा ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ेगा। फिर उन्होंने ये कहा है कि जी एक और सवाल के जवाब में जब उनसे ये बात की गई कि भाई आप कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आया है, तो उसके हवाले से यानी उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है? वो कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए और ये वो तो उसके कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए मुलजमान। तो खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कोर कमांडर्स के साथ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि 9 मई के ऊपर तहकीक भी होनी चाहिए और इनके जो मुलजमान हैं उनको यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने फिर उसके साथ ही ऐड किया कि फिर बाकायदा तहकीकात वहाँ से शुरू हों कि जो अभी तक फुटेजेस सामने नहीं आई हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर जहाँ पर आग लगी, जलाओ घिराव हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, उन तमाम इमारतों की जो इनिशियल फुटेजेस हैं वो सामने आनी चाहिए कि स्टार्ट कैसे हुआ ये सब, किस तरह ये सब काम शुरू हुआ और फिर बाद में कैसे लोग पहुंचे। तो ये सारी चीज़ों का फिर मुकम्मल पोस्टमार्टम होना चाहिए। उन्होंने ये डिमांड खुद से की है कि यार मैं खुद ये चाहता हूँ कि 9 मई के लोगों को पकड़ा जाए, एक चीज़। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी मुझे लगी। उन्होंने कहा कि जी जब हम अक्सर लोग ये बात करें कि जी पीटीआई अब ये एहतजाजों की बात कर रही है तो ये टकराव की पॉलिसी है, और अक्सर लोग तो ये भी बात करें कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव कर रहे हैं। तो खान साहब ने उस पर कहा कि भाई जब हम धांधली के खिलाफ एहतजाज की बात करते हैं तो इसको आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव से क्यों जोड़ देते हैं? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी गहरी बात है कि धांधली अगर हुई है और उस पर अगर एहतजाज हो रहा है तो इससे इस्टेब्लिशमेंट या फौज का क्या लेना देना? अभी तो कल उन्होंने एलामिया में कहा है कि फौज का कोई सियासी किरदार नहीं था इस पूरे अमल में, हम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए थे। तो भाई वो आए, वो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की, वो चले गए, बात खत्म अकॉर्डिंग टू देयर डिक्लेरेशन। तो फिर उसके बाद अगर कोई एहतजाज धांधली के खिलाफ कर रहा है तो उसको ये क्यों जोड़ा जा रहा है कि जी ये फौज के खिलाफ है? फौज का क्या लेना देना इस सारे मामले से? इलेक्शन अमल से फौज का क्या लेना देना? तो अगर कोई ये कह रहा है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और उसके ऊपर एहतजाज करना है तो इसको यूं क्यों समझा जाए कि ये फौज के साथ जो है वो टकराव की पॉलिसी है? तो ये बड़ी एक गहरी बात थी खान साहब की। बात तो ठीक है, तो फिर क्यों किसी के पेट में दर्द उठे कि जी एहतजाज क्यों हो रहा है? भाई एक धांधली हुई है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, तो उसके ऊपर जो भी इसमें विक्टिम है वो अगर शोर करेगा तो उसका हक है। तो फिर ये क्यों उसको नसीहतें की जा रही हैं कि भाई चुप करके बैठ जाओ, या उसको ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई अगर ये बंदा एहतजाज कर रहा है अपने हक के लिए तो ये कोई शर पसंद है, ये कोई मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहता है या गैर यकीनी की कैफियत पैदा करना चाहता है? तो ये इससे क्या ताल्लुक है इस बात का? तो ये बड़ा इमरान खान साहब का वाइज किस्म का बयान था। अच्छा जी, आगे अब पीटीआई ने भी आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा थे वो इसको लीड कर रहे थे, और उसमें फिर आज हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी बड़ा खोल खोल के सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दी कि किस तरह उनके हलके में जो है धांधली हुई है, और फॉर्म 45 के अंदर जिस तरह से मनूवरिंग की गई, उन्होंने सैम्पल्स के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और ये बड़ा ज़रूरी भी था कि इसके ऊपर एक तफसीली होती ब्रीफिंग, और जिस तरह से इन्होंने, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे फॉर्म 45 सुनने में आ रहा है कि हटा भी दिए हैं, तो कुछ बौखलाहट भी थी क्योंकि एकदम से जिस तरह से तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि अगले 1 घंटे के अंदर ही मैं कहती हूँ कि चीड़ फाड़ के रख दिए पीटीआई वालों ने ये जो फॉर्म 45 थे इनके। तो उसके बाद फिर इस तरह की जो सिचुएशन थी वो बनी ऑटोमेटिकली। NA 69 से बड़ी इंटरेस्टिंग हालत थी कि वहाँ पर कौसर भट्टी हैं पीटीआई की उम्मीदवार, और ये अच्छी खासी कोई 20-30 हज़ार की लीड से जीत रही थी खातून, लेकिन इन्होंने उनको जो है हेरा फेरी की और उनको हरवा दिया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह कि हरवाने के बाद भी जो फॉर्म 45 कल अपलोड हुए थे, अगर उनकी भी कैलकुलेशन देखी जाए तो उसमें फिर भी वो खातून कोई 80-90 सीटों से 80-90 वोटों से जीत रही थी। यानी आपकी अपनी कैलकुलेशन जो आपने ऊपर अपलोड कर दी उसके मुताबिक भी फिर भी वही जीत रही हैं, धांधली के बावजूद भी वही जीत रही हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन जीत का निकाला हुआ था वो PMLN के रहनुमा का निकाला हुआ था। तो ये तो इन्होंने इस तरह की तो बोंगियाँ मारी हैं बीच में, तो फिर पकड़े तो जाना था। और ये सब चीज़ें जो हैं आज एक्सपोज हुई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर खूब आज तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन सवाल वही है कि ये अब भी मज़ीद चलेगा, इतनी आसानी से ही वापस नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जिस तरीके से
इस मुल्क के करता धरता चलाना चाह रहे हैं उस तरह ये चल नहीं सकता। ये सब कुछ जितनी बेहंगम और बेढंगे तरीके से अब अयां हो चुका है, इसका इस तरह से चलना मुमकिन नहीं है। और ये नहीं हो सकता कि आप हमें ये कहें कि जनाब ये जो है वो हलवा है और वो गोबर है, तो हम गोबर समझ के हलवा हलवा समझ के गोबर को खा नहीं सकते। तो बिल्कुल यही सूरत हाल है। अब जितना गंद मच चुका है, इससे पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से इसको यूं इग्नोर किया जाए और आगे बढ़ जाया जाए। तो ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। केपीके में अलबत्ता जी कैबिनेट ने हलफ उठा लिया और दरमियान में ऐन बीच में खान की तस्वीर रखकर उन्होंने किया। तो ये हर वो चीज़ करते हैं जिससे जिसको है ना, कहते हैं ना, सही इरिटेट किया जा सके कि भाई तस्वीर नहीं दिखानी थी ना, ये लो अब हर जगह तस्वीर देखो। और वो कौमी असम्बली के भी एहतजाज में उस दिन मैं देख रही थी कि उमर अयूब साहब तकरीर कर रहे थे, वो ऐसा एंगल ले लिया कैमरामैन ने कि खान की तस्वीर ना आए। तो इन्होंने क्या किया जी, उनके स्टिकर्स यहाँ 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 हर जगह लगा दिए। अब जिस भी एंगल से आप लेंगे तो खान तो पीटीवी पे नजर आएगा। तो आज यही सूरत हाल थी। पता था केपी का चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट हलफ उठा रही है तो दिखाना तो पड़ेगा लाइव। तो उन्होंने भी एन दरमियान में जो है ना खान की तस्वीर रख ली कि दिखाओ अब लाइव, अब कैसे माइनस करोगे। तो ये वाली सूरत हाल है। तो चलें जी, इंटरेस्टिंग डेज अहेड, मुश्किल दिन है लेकिन एक जद्दोजहद है और ये जद्दोजहद अभी अगले मरहले में दाखिल हो रही है। तो लेट्स सी कि आवाम को उसका हक मिलता है या नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।